मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं। मायने निकाले जा रहे हैं। आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहां जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे, और एक दिन सवेरा भी आएगा। खबर का मौजू तो कुछ और है जिस पर हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक लाइन की ये बात सुन लीजिए। योगी को राजनीतिक संजीवनी देने में कुछ नेताओं का बड़ा हाथ है। दिल्ली में जिस वक्त केजरीवाल बाहर आए थे, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में पीट कर जोर जोर से ये कहा था कि चुनाव हो जाने दीजिए, योगी की छुट्टी होने वाली है, चुनाव हो जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की छुट्टी हो जाएगी। और क्योंकि बहुत से पोस्टरों से, बैनर से उनके फोटो गायब थे, लेकिन अगर उस वक्त केंद्र सरकार उनकी छुट्टी कर देती तो केजरीवाल की बात सही हो जाती, और सब लोग कहते हैं कि देखो केजरीवाल ने जो कहा वही हुआ। तो कहते हैं इस वजह से उनको एक जीवन दान मिल गया। अब आजकल अखिलेश यादव अपने हर जलसे के अंदर चीख कर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने दीजिए, योगी जी की छुट्टी हो जाएगी। यानी फिर एक तरह से वो उनको राजनीतिक संजीवनी दे रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने ऐसा किया तो फिर बात वही आएगी कि देखो जो अखिलेश कह रहे थे वो बात सही थी। तो इसलिए हमें लगता यह है कि राजनीतिक संजीवनी देने में ये कुछ नेताओं का बड़ा हाथ है। जो लोग सामने से एक दूसरे के धुर विरोधी नज़र आ रहे हैं, अंदर खाने दूसरे रास्ते से जा कर के एक दूसरे को संजीवनी भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों। चंद्रशेखर ने आदम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात की, और मुलाकात के बाद में उनका जो बयान मीडिया में आया वो बड़ा मायने खेज बयान है, यानी मायने रखने वाला है। पहले सुन लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला है, और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीज़ों में उनके सजा ये भी पढ़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा, सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, तो पूरे परिवार को, हमारा परिवार आज जिस तकलीफ में है, हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं, और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी, और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। आपको क्या लगता है, एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी
कीमत चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। योगी जी ने अखिलेश यादव को गुंडों का सीईओ कहा है, क्या सहमत है, कितना सहमत है? अब ये तो आप योगी जी से पूछिए, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आप क्या सोचते? आप मुझे बताओ, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जनता को क्या संदेश देता है, देश की जनता को? केंद्र में सरकार आपकी है कि भाई बटोगे तो कटोगे, यानी कि डरो। डरने का संदेश देने वाला ये संवैधानिक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है क्या? मैं उनकी जगह होता तो प्रदेश की जनता से कहता कि बिल्कुल मत घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं, हर अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे, और नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबका ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का ध्यान रखेंगे, कोई घबराना, डरना मत। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि डरो डरो डरो, ये क्या बात हुई? अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ, आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ, और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई, तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूँ। आजम खान परिवार से पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए, भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं। हाँ, वही। वो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या आपके पिता, आपकी माता आपके साथ नहीं है? वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे साथ है, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ है। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं। माने निकाले जा रहे हैं। आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती, या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहां जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे, और एक दिन सवेरा भी आएगा, और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग। उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि आजम खां के साथ में अब तक जितने जुल्म हुए, उनके साथ में जो कुछ अत्याचार किए गए, अब इस प्रकार का कोई भी अत्याचार या कोई भी जुल्म उनके ऊपर नहीं होने दिया जाएगा। यानी उनके कहने का मकसद साफ ये था कि अगर अब उनके ऊपर कोई मुकदमे लिखे गए या उनकी और प्रताड़ना की गई कानूनी तौर पर, तो चंद्रशेखर अपनी पार्टी के साथ खुद आड़े आ जाएंगे या उनको रोकेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भैया अब तक आप कहाँ थे जब उनके वो 100 से ज़्यादा मुकदमे लिखे गए? तो ये हमदर्दी आपको उस वक्त क्यों नहीं जागी? आपके अंदर उस वक्त ये हमदर्दी क्यों नहीं जागी? अब अचानक जो आज़म प्रेम आपके जो दिल में उमड़ा है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? कुछ हमें भी बता दीजिए, कुछ जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप बताएं या ना बताएं, संकेत मिलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिन किस प्रकार के होने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञों ने और ख़ास तौर से एक मीडिया लॉबी ने ये अंदाज़ा लगाया कि आज़म प्लस चंद्रशेखर यानी दलित प्लस मुस्लिम क्या फिर एक साथ होने जा रहे हैं? क्या एक साथ कोई खिचड़ी बन रही है? क्या इसके कुछ अच्छे सुदूर परिणाम होने वाले हैं? क्योंकि ऐसा भी मानना है लोगों का कि हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो दलितों को और मुस्लिमों को साध लेगा। फ़िलहाल जो भाजपा की जो पॉलिसी है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है कि वो किस प्रकार से सरकार चलाने के लिए जो कुछ उन्होंने नीति अपनाई हुई है उसको सब जानते हैं, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इस वक्त जो विपक्षीय पार्टियाँ हैं वो ऐसे फार्मूले तैयार कर रही हैं कि भाजपा को हटाने के बाद किस तरह से स्टेट की और केंद्र की गद्दी पर बैठा जाएगा। अब बात यहाँ पर शुरू ये होती है, या इस बात में बात ये निकलती है कि जब चंद्रशेखर अब्दुल्ला आज़म से मिलने के लिए गए तो कल यानी 11 तारीख को 11 नवंबर को अखिलेश कुंदरकी में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मौजूद थे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भाषण भी दिया
और उसके बाद में वो रामपुर तशरीफ़ ले आए, यानी रामपुर पहुँचे। यहाँ जो यूनिवर्सिटी का उन्होंने मुआयना किया वहाँ पर गए और फिर आज़म खां की पत्नी तंजीम फातिमा से उनके घर पर भी मिलने के लिए गए और काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई। वहाँ पर बाहर आकर जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने क्या बातचीत की, क्या करें? जहाँ तक आदरणीय आजम खां साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। अच्छा, अखिलेश जी आज चंद्रशेखर गए हैं अब्दुल्ला आजम से मिलने, उन्होंने कहा है कि उनको खतरा है, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो ईट से ईट बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा जिस संबंध में क्या बात हुई है। जी अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात रही, क्या बातचीत हुई? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव, आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान भगवान जानता है, वो ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद चुनाव के समय ही आ जाते हैं आप। आज़म खां के परिवार से कोई चुनाव, देखिए बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। कोई जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, कि बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। अखिलेश सवाल ये है कि मोहिबुल्लाह नदवी आपके साथ है, पहली बार पहुंचे नदवी साहब, तो इस पे पहली बार आए। मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो पीडीए इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया, न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, इसमें रामपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, जो आज़म खां के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, उनकी एक हफ्ता पहले एक बयान चला था जिसमें उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई थी, अखिलेश यादव से बड़ी नाराज़गी जताई थी। उन्होंने साफ साफ उसमें ये कहा था कि यदि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह अगर चाहते तो आज़म खां के ऊपर इतने मुकदमे नहीं होते, उनको जो इतनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जो झेलनी पड़ रही हैं ये नहीं होती, लेकिन उन्होंने दिल से चाहा ही नहीं। और अब आज़म खां जेल में है और उपचुनाव चल रहा है तो स्टार प्रचारक के तौर पर उनका नाम दे दिया। मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटों को रिझाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। और ये भी सब जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था यहाँ पर तो आज़म खां के खेमे ने, यानी आज़म खां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे चुनाव का बाइकाट किया था। किसी ने चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया था। मुहिबुल्लाह नदवी को यहाँ से टिकट दिया गया था और मुहिबुल्लाह नदवी तुर्क बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बड़ा वोट है तुर्क बरादरी का। बहरहाल अखिलेश ने जो कैलकुलेशन करके यहाँ पर भेजा वो कामयाब हुए, क्योंकि उस टाइम में जो चुनाव का माहौल था वो भाजपा वर्सेस ऑल पार्टीज़ था। तो रामपुर में समाजवादी के अलावा और अन्य पार्टियों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। खैर मुहिबुल्लाह नदवी कामयाब हो गए थे, लेकिन आज़म खां के खेमे से कोई उनका समर्थन नहीं हुआ था, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं मिली थी, बल्कि चुनाव का बहिष्कार का उन्होंने ऐलान भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से पहले उन्होंने, क्योंकि आज़म खां चाहते थे कि या तो अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ें या फिर जो नाम उन्होंने भेजे थे उनको यहाँ से टिकट दिया जाए। बहरहाल उन नामों के ऊपर तो अखिलेश ने सहमति नहीं जताई थी और ना ही खुद यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस बाइकाट के बावजूद भी मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ से जीते। तो उससे एक मैसेज ये भी साफ चला गया कि रामपुर में जो एक तरह का प्रोपेगेंडा है या एक जो बात बहुत दिनों से चली आ रही है कि आज़म मोनोपली, कि आज़म खां जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, आज़म खां जिसको नहीं चाहेंगे वो जीतना तो दूर उसको टिकट भी नहीं मिल सकता। तो अखिलेश ने ये भी शायद साबित कर दिया कि आज़म खां नहीं बल्कि अखिलेश जिसको चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से उसको जीत दिलाने में सक्षम है। बहरहाल जो चंद्रशेखर का प्रेम आज़म खां के प्रति बढ़ा है और जिस प्रकार से उनके बयान आए हैं और जिस प्रकार से कयास आराइयाँ हैं कि इस बार आज़म खां जेल से निकलने के बाद में कोई फैसला लेंगे, अगर वो चंद्रशेखर के साथ आते हैं तो बात वही हो जाती है। उसका प्रोपेगेंडा ऐसे ही होगा कि आज़म प्लस चंद्रशेखर मीन्स दलित प्लस मुस्लिम, और दलित प्लस मुस्लिम होने से जो समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के पिलर के ऊपर खड़ी हुई है, यानी मुस्लिम वोट का जो पिलर जो उसके साथ में मौजूद है वो ज़रूर डगमगाएगा, ज़रूर हिलेगा।
यानी उसका या तो एक पार्ट इधर आ जाएगा या एक पार्ट वहीं पे रहेगा या पूरा पार्ट इधर आ जाएगा। ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा, या कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट पिलर पर अपनी इमारत को रोके हुए है, उसकी इमारत ज़रूर हिलेगी और इसका फ़ायदा जो है सीधे बीजेपी को पहुंचेगा। तो अखिलेश का यहाँ पर आना, तंजीन फातिमा से मुलाकात करना, इस मौके पर ये संकेत दे रहे हैं कि जो अखिलेश ने गलतियाँ की हैं या जो उनके साथ में हुआ है वो उसको अब नहीं होने देना चाहते और आज़म खां को किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच